नमस्कार, एक बार फिर से आपका आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक, जिसका हम बहुत ही कम समय में 510 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। ये किताब है वो सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रीट के विद्यार्थियों की सर्वाधिक मांग थी। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 900 से अधिक क्वेश्चन रिवीजन करने के बाद आप हमें इसी तरह राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9th की बुक्स का भी रिवीजन करवाइए। उस वीडियो को भी आप सभी साथियों ने लाइक किया और बहुत ज्यादा शेयर किया। इसी प्रकार इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको इसी प्रकार के रिवीजन वाले वीडियो हैं वो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सिरोही रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी हॉल, सही है। भरतपुर रियासत के मोरिसन, जोधपुर रियासत के मैकमोसन और उदयपुर रियासत के ईडन नहीं थे। ईडन कहाँ के थे? ये जयपुर के थे। तो फिर उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये थे सावर्स। उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स थे। तो इस प्रकार इन सभी को आपको याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता कौन थी? बटियाणी को अधिकारच्युत का प्रयास करने पर वहां के लोगों ने किसकी हत्या कर दी थी? कप्तान ब्लैक की। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर किसे वहां का शासक बना दिया था? दलपत सिंह को। अंग्रेजों ने डूंगरपुर का उस समय शासक कौन था? जसवंत सिंह, उसको गद्दी से हटा दिया और दलपत सिंह को वहां का डूंगरपुर का शासक बना दिया। 19वीं सदी के आरंभ में जाट रियासतों की संख्या थी 2। 19वीं सदी के आरंभ में 20 में से कितनी रियासतें राजपूत रियासतें थी? 17 रियासतें। 19वीं सदी के आरंभ में कितनी रियासतें थी? 20 रियासतें थी। वर्तमान में हम जो एकीकरण के समय रियासतें पढ़ रहे हैं वह 19 रियासतें और 3 ठिकाने पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार 19वीं सदी में ये पूछा गया है, तो 20 रियासतें थी। सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य सिरोही ने कब संधि की? 1823 में। सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य कौन सा था? सिरोही। सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य सिरोही। सही सुमेलित कीजिए। रियासत दी गई है और उनके शासक दिए गए हैं, तो इनको हमें मिलान करना है कि कौन सा शासक किस रियासत का था। तो देखिए, इसमें भरतपुर रियासत का शासक था जसवंत सिंह। भरतपुर रियासत का शासक जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत का शासक स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत का शासक था राम सिंह द्वितीय और सिरोही रियासत का शासक था शिव सिंह। सिरोही रियासत का शासक कौन था? शिव सिंह। और सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बूंदी रियासत के शासक राम सिंह, झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह और धौलपुर रियासत के उदय सिंह। तो धौलपुर रियासत के उदय सिंह नहीं थे। उदय सिंह है वो डूंगरपुर के थे। डूंगरपुर रियासत के उसमें शासक कौन थे? उदय सिंह थे। डूंगरपुर के उदय सिंह। तो धौलपुर के कौन थे? धौलपुर के भगवंत सिंह थे। धौलपुर के आपको याद रखना है भगवंत सिंह। ये कक्षा 9 की जो किताब है उसमें पूरी सूची दी गई है, ये आपको याद करनी है पूरी सूची। कहीं से भी किसी प्रकार क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। राजस्थान में क्रांति के समय टोंक रियासत के शासक कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला टोंक रियासत के शासक थे। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर कौन दिल्ली का रेजिडेंट बना? चार्ल्स मेटकॉफ। सेटन के स्थान पर दिल्ली का रेजिडेंट कौन बना? चार्ल्स मेटकॉफ। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित किस क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया था? लसवाड़ी का क्षेत्र में। कब अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन करके राजपूत राज्यों से संधि करने का निश्चय किया? 1803 में। सर्वप्रथम जयपुर के किस महाराजा ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु भेजा था? तो ये जयपुर के शासक थे महाराजा पृथ्वी सिंह। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण क्या था? इसके ये कारण थे सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार। अमीर खां पिंडारी
द्वारा नाथ द्वारा पर कब अधिकार कर लिया गया? 1802 में। अमीर खां पिंडारी का संबंध कहां से था? नाथ द्वारा से। इन्होंने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया कब? 1802 में। कब मेवाड़ पर चूड़ावतों ने अधिकार कर लिया था? मेवाड़ पर किसने अधिकार किया? चूड़ावतों ने। कब? 1795 में। अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया 1791 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त किया? तुंगा नामक स्थान पर। 1787 में राजपूत संगठित होकर के मराठों को इन्होंने पराजित किया तुंगा में। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर निम्न में से किन परगनों में चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिया था? चौथ वसूलना। अब 1742 ईस्वी में मराठों ने कहां प्रवेश किया? मारवाड़ में। और चौथ वसूलना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। चौथ का मतलब है जितनी हमारी उपज होती है इसका 1/4 या 25%। तो ये क्षेत्र थे मारवाड़ के सोजत, रायपुर और जैतारण। ये तो 1742 की बात है। इससे पहले मई 1711 में प्रथम बार जो मराठे हैं वो मेवाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में प्रविष्ट किए थे। यानी सबसे पहले राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो मेवाड़ क्षेत्र में मई 1711 में हुआ। यहां से इन्होंने धन एकत्रित करने की कोशिश की। निम्न में से किस समय अवधि के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की स्थिति कमजोर होने के कारण मराठों का प्रभुत्व रहा? किस समय अवधि में राजस्थान में राजपूत शासकों की स्थिति कमजोर हो गई और किसका प्रभुत्व रहा? मराठों का। तो ये समय 1761 से 1791 के मध्य। जय सिंह ने मराठों से पराजित होकर कितने परगने मराठों को सौंप दिए थे? जय सिंह ने मराठों से पराजित होकर कितने परगने मराठों को सौंप दिए थे? 28। स्वाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार कब बनाया गया? स्वाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया 1732 में। पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश किसने दिया? पेशवा बाजीराव को आदेश दिया गया राजस्थान से चौथ वसूली का, यानी 1/4 भाग टैक्स लेने का या 25% टैक्स लेने का, और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश किसने दिया? साहू जी ने। और सरदेश मुखी होता क्या है? यानी ये जो चौथ वसूली जाती थी इसके ऊपर जितनी चौथ बनती थी, मान लो 25% चौथ बनती थी, इसका 10% और लिया जाता, चौथ पर 10% और टैक्स लिया जाता था। इसे सरदेश मुखी कहते थे। तो पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ वसूलने और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश साहू जी ने दिया था। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने, बूंदी का शासक कौन था? बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके दलेल सिंह को गद्दी से कब हटा दिया था? 1734 में। 1711 ईस्वी में मराठों की मंदसौर मेवाड़ी क्षेत्र की घटना से चिंतित होकर निम्न में से किन शासकों ने मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया? सबसे पहले 1711 में जो मराठे हैं वो मंदसौर यानी मेवाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इससे राजस्थान के जो शासक है वो मराठों की इन समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। ये कौन कौन से शासक है? महाराणा संग्राम सिंह, जय सिंह और मोहम्मद सिंह, तीनों ही। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट किस क्षेत्र में धन एकत्रित किया? मेवाड़ी क्षेत्र में। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात कहां पर अपना प्रभाव स्थापित किया? मालवा और गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक क्रांतिकारियों का विरोधी था? मेवाड़ के स्वरूप सिंह। मेवाड़ के स्वरूप सिंह क्रांतिकारियों के विरोधी थे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को हटाकर दलपत सिंह को शासक नियुक्त किया? जसवंत सिंह को। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को हटा करके? दलपत सिंह को हटा करके वहां जसवंत सिंह को शासक नियुक्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंप दिया था? नवंबर 1858 में। इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी नवंबर 1858 में। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन, जो भारत पर शासन था, वह ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे कौन पहुंचा था? H.G. रॉबर्ट्स। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग कितने माह तक अधिकार रहा? 6 माह तक।
ब्रिटेन की किस महारानी की ओर से भारत के सभी निवेशों के अधिकारों विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि किस क्रांति से संबंधित थे? कोटा क्रांति से संबंधित थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या किस सैनिक छावनी में कर दी गई? नसीराबाद में। क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें कितनी शर्तों का उल्लेख किया गया? 9 शर्तों का उल्लेख किया गया। कोटा के सैनिकों ने क्रांति कब शुरू की? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा के सैनिकों ने क्रांति कब शुरू की? 15 अक्टूबर 1857 को। मेजर बर्टन ने निम्न में से किन अफसरों को अंग्रेज विरोधी बता करके इनको पदच्युत करके उचित दंड देने संबंधी मांग की? ये थे जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। रावत केसरी सिंह का संबंध था सलुम्बर से। रावत केसरी सिंह का संबंध कहां से था? सलुम्बर से। किसने मेवाड़ के महाराणा के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा? ये बात मेवाड़ के महाराणा को किसने कही? रावत केसरी सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर कहां चला गया? ठाकुर कुशाल सिंह आउवा जोधपुर के किले को छोड़कर कहां चला गया? सलुम्बर चला गया था। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण कब किया गया? 20 जनवरी 1858 को। यानी आउवा पर जो आक्रमण किया गया वह किसके नेतृत्व में किया गया? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। कब? 20 जनवरी 1858 को। जॉर्ज लॉरेंस ने आउवा पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया था। इस संघर्ष में निम्न में से किसको मार दिया गया था? किलेदार अनार सिंह को मार दिया गया था। जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी थी? जोधपुर के महाराजा ने अंग्रेजों का दमन करने के लिए एक फौज आउवा भेजी थी। तो ये किसके नेतृत्व में भेजी गई? सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर के सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उन्होंने कब क्रांति का बिगुल है वो बजा दिया था? यानी एरिनपुरा में क्रांति कब प्रारंभ हुई? 21 अगस्त 1857 को। नीमच पर कप्तान सोवर्स के पुण्य अधिकार करने से कहां की फौजों ने सहायता की? जब नीमच पर कप्तान सोवर्स ने पुण्य अधिकार कर लिया तो कहां की फौजों ने सहायता की? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की फौजों ने। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कब कर लिया? 8 जून 1857 को। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने नीमच पर वापस अधिकार कर लिया। कब? 8 जून 1857 को। नीमच के सैनिकों ने कब विद्रोह कर दिया था? विद्रोह कब किया था? 3 जून को। 3 जून को विद्रोह किया था और कप्तान सोवर्स की मदद से एजीजी लॉरेंस ने इस पर वापस अधिकार कर लिया था 8 जून को, 5 दिन बाद में। राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियों में कुल कितने अंग्रेज अधिकारी थे? राजस्थान में जो अंग्रेजों की छावनियां थी उनमें अंग्रेज अधिकारी कितने थे? 30। क्या राजस्थान में सैनिक छावनियों में अंग्रेज सैनिक थे? किसी भी छावनी में नहीं थे। राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे? 5000 सैनिक थे। राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे? 5000 सैनिक थे। निम्न में से कौन सा एक छावनी का केंद्र नहीं था? खेराबाद। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिक छावनियां थी 6। कहां के संदेश वाहकों ने साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान में चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया? कहां के संदेश वाहकों ने यह प्रचार किया? बंगाल और दिल्ली के संदेश वाहकों ने साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान के अंदर इन चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी काफी समय से किसकी रक्षा कर रही थी? अजमेर शस्त्रागार की। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये याद रखना है, अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी।
क्रांति प्रारंभ के समय नसीराबाद में निम्न में से कौन से सैनिक विद्यमान थे? नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और पहली मुंबई लॉर्ड्स के सैनिक थे, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थे। ये सारे सैनिक विद्यमान थे नसीराबाद की छावनी में। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ? नसीराबाद में। किसने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की? नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा। बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव को रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। मैं अपने गांव की रास्तापाल की जो पाठशाला है उसको बंद नहीं होने दूंगा। उपरोक्त कथन किसका है? नाना भाई खांट का। कुशल नेतृत्व के कारण किसको सरदार की उपाधि उनके सहयोगियों द्वारा दी गई? हरलाल सिंह को। दुर्गा प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया? दैनिक नवज्योति का। द से द मिलाना है, दुर्गा प्रसाद और दैनिक नवज्योति। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, ये यहाँ आती रहेगी? ये कथन किसने कहा? रमा देवी ने। कवि राजा बांकीदास का निधन कब हुआ? 1833 में। कवि राजा बांकीदास का निधन 1833 में। कवि राजा बांकीदास द्वारा लिखी तथा संकलित राजस्थानी में कितनी ऐतिहासिक बातें देखने को मिलती है? 2700। डूंगजी के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कब किया? 1834 में। अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया था? आगरा के किले में। प्रसिद्ध देशभक्त डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में किस पद पर थे? ये याद रखना है, डूंगजी ये किस ब्रिगेड में थे? शेखावटी ब्रिगेड में थे। और किस पद पर? रिसालेदार के पद पर थे। डूंगजी को किसने भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? भैरू सिंह ने। किसने? भैरू सिंह ने। भैरू सिंह का डूंगजी के साथ क्या संबंध था? साला। निम्न में से जिसने डूंगजी को शराब पिला करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था, निम्न में से कौन अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए? छुड़ाने वाले भी थे, पकड़ाने वाले थे, तो छुड़ाने वाले भी थे। अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से कौन छुड़ा करके लाया डूंगजी को? लोटिया जाट और करणी मीणा। लोटिया जाट और करणी मीणा इसको छुड़ा कर ले आए। अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवारजी को किस स्थान पर घेर लिया था? अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौज, अंग्रेजी फौज ने कहाँ की फौज थी? बीकानेर और जोधपुर राज्य। इन्होंने मिलकर के डूंगजी और जवारजी दोनों को किस स्थान पर घेर लिया था? गढ़सीसर बीकानेर में। जवार सिंह जब भागकर बीकानेर रियासत में खेर खट्टा स्थान पर पहुंचे तो उन्हें प्रेम पूर्वक किसने रहने का मौका दिया? महाराजा रतन सिंह ने। जवाहर सिंह कहाँ रहे? बीकानेर रियासत में खेर खट्टा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, किस रियासत में है ये स्थान? बीकानेर में। और इसका संबंध है जवाहर जी से और यहाँ के शासक थे महाराजा रतन सिंह। गिरधरा की काकी मेड़ी का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से। डूंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ? जोधपुर में। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में कब हुआ? 1804 में। किसने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था? राजा रणजीत सिंह ने। जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु कौन थे? कविराज बांकीदास का संबंध किस रियासत से था? जोधपुर रियासत से। कविराज बांकीदास जोधपुर के किस शासक के राजकवि और काव्य गुरु थे? मान सिंह के। बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? 3 खंडों में। बिक्कम वर्षा बीतियो गण चौचंद गुणीस बिसहर तिथ गुरु जेठ बंद समय पलटी शीश। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की है? सूर्यमल मिश्रण की। डूंगजी जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से था? सिक्कर से। डूंगजी जवाहर जी का संबंध सिक्कर से था। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी दे दी थी, ये थे अमरचंद बांटिया। विजय सिंह पथिक का जीवन काल है 1882 से 1954 तक। विजय सिंह पथिक 1882 से 1954 तक। कौन सा कथन विजय सिंह पथिक के बारे में असत्य है? तो देखते हैं। इनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, विजय सिंह पथिक की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में और कर्म भूमि रही है राजस्थान। सही है। इनका मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। सही है। इन्होंने अभिनव भारत सभा की स्थापना की।
इन्होंने अभिनव भारत सभा की स्थापना नहीं की। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। और दूसरी इनकी संस्था थी राजस्थान सेवा संघ। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागृति फैलाई। अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब और कहां की? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई 1905 में जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी ने किसके समक्ष यह कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? स्वाई माधो सिंह द्वितीय के समक्ष। निम्न में से कौन सी पुस्तक अर्जुन लाल सेठी ने नहीं लिखी? शूद्र कौन है, ये किताब इनकी नहीं है। इनकी किताब कौन कौन सी है? देखो, इन्होंने अजमेर में रहते हुए अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में रहते हुए कौन कौन सी किताबें लिखी? इन्होंने लिखी शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि इन्होंने किताबें लिखी। कौन कौन सी किताबें लिखी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किताबें लिखी गई। और कहां पर लिखी गई? अजमेर में। ये भी आपको याद रखना है, कहां पर लिखी गई? अजमेर में ये किताब है वो लिखी गई। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। इन पर सेठी होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से भी इनका संबंध था। केसरी सिंह बारहट की कर्म भूमि मानी जाती है कोटा। चेतावनी रा चूंगटे नामक 13 सोल्टे लिखकर उदयपुर के किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका गया? महाराजा फतेह सिंह को। 1903 की ये घटना है और उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन ने इनको बुलाया था, महाराजा फतेह सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रताप सिंह बारहट के बारे में सत्य नहीं है? प्रताप सिंह बारहट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रताप सिंह बारहट, इनका जन्म सायपुरा में हुआ, सही है। 1918 ईस्वी में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर इन्हें 5 वर्ष का सश्रम सजा इनको दी गई। 1918 में इन्हें बनारस जेल में डाल दिया गया। ये कथन सही नहीं है। इनको बनारस की बजाय बरेली की जो केंद्रीय जेल है इसमें इनको डाल दिया गया। तो बनारस की जगह क्या है? बरेली है। मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप है वो शहीद हो गए। प्रताप सिंह बारहट के बारे में किसने कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा? चार्ल्स क्लीवलैंड ने ये बात कही। राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? आजादी के दीवाने सागरमल गोपा की पुस्तक है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज सबसे प्रसिद्ध किताब है। आजादी का रखवाला ये किताब इनके द्वारा नहीं लिखी गई। सागरमल गोपा का निधन कब हुआ? 1946 में। सागरमल गोपा का निधन 1946 में हुआ। लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी मां को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। उपरोक्त कथन किसने कहा? प्रताप सिंह बारहट ने। अमानुषिक यातनाओं के कारण कब प्रताप सिंह बारहट शहीद हो गए? 1918 में। कितने वर्ष की आयु में प्रताप सिंह बारहट शहीद हो गए? 22 वर्ष की आयु में। मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा, ये किसने कहा? चार्ल्स क्लीवलैंड ने। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध जोधपुर से, हरलाल सिंह का संबंध झुंझुनू से, कप्तान दुर्गा प्रसाद नीमका थाना से, अंजना देवी चौधरी का संबंध जयपुर से। ये सही सुमेलित नहीं है। अंजना देवी का संबंध कहां से था? सीकर से था। अंजना देवी का संबंध सीकर से था। किसे 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर के जेल में डाल दिया? बाल मुकुंद बिस्सा को। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की, जिसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया? सरदार हरलाल सिंह ने। सरदार हरलाल सिंह के द्वारा विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की गई और इनको सरदार की उपाधि प्राप्त थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? झुंझुनू के। कप्तान दुर्गा प्रसाद स्वाधीनता आंदोलन में कब शामिल हुए? कप्तान दुर्गा प्रसाद स्वाधीनता आंदोलन में 1930 में शामिल हुए। दैनिक नवज्योति कहाँ से प्रकाशित होता था? अजमेर और जयपुर से। दैनिक नवज्योति अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होता था। 1902 में जमुनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ।
इनका ससुराल था वर्धा में। जानकी देवी बजाज को जमनालाल बजाज के देहांत के बाद किस संघ की अध्यक्ष बनाया गया? गौ सेवा संघ की। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सभी सही सुमेलित है। जानकी देवी बजाज का संबंध सीकर से, रत्न शास्त्री का जयपुर से, रमा देवी का जयपुर से। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर किस क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? शेखावटी में। किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया? कटराथल में 1934 में। किशोरी देवी की अध्यक्षता में किया गया सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। रमा देवी का जन्म निम्न में से किन के घर में हुआ? वेद गंगा साहे के घर में। रमा देवी का जन्म वेद गंगा साहे के घर में हुआ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। निम्न में से कौन समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी? समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का संबंध कहां से है? सीकर से है। 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के घर निम्न में से किसका जन्म हुआ? रतन शास्त्री का। निम्न में से किस स्थान पर लोठू निठारवाल का जन्म हुआ? रिंग्स में। लोठू निठारवाल का जन्म कहाँ हुआ? रिंग्स में हुआ। लोठू निठारवाल की बहन किस स्थान पर रहती थी? बटोट। लोठू निठारवाल की बहन बटोट रहती थी। लोठू निठारवाल का संबंध निम्न में से किस जिले से है? सीकर से। लोठू निठारवाल ने निम्न में से किन के साथ मिलकर डूंग जी को आगरा से रिहा करवा लिया था? बालू नाई, सांखू लुहार, कर्णा मीणा के साथ मिलकर। लोठू जी निठारवाल की मृत्यु कब हुई? 1855 में। लोठू जी निठारवाल की मृत्यु 1855 में हुई। निम्न में से कौन किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे? किसान आंदोलन के जनक और चोटी के क्रांतिकारी थे विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से था? बीकानेर से। अमरचंद बांटिया का संबंध बीकानेर से था। अजमेर सशस्त्र की क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही? विजय सिंह पथिक की। अर्जुनलाल सेठी का संबंध किस जिले से था? जयपुर से। अर्जुनलाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की? 1905 में। केसरी सिंह बारहट का जन्म सायपुरा रियासत में देवपुरा नामक गांव में कब हुआ? ये याद रखना है, केसरी सिंह बारहट का जन्म सायपुरा रियासत के एक गांव का नाम था देवपुरा, इस गांव में होता है। ये देवपुरा के बारे में पूछा जा सकता है, ये किस रियासत में था? सायपुरा रियासत में। और इसका संबंध केसरी सिंह बारहट के जन्म से है 1872 में। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई? 1910 में। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अमरचंद बांटिया 1793 से 1858 तक का इनका समय रहा। लोठू निठारवाल 1804 से 1855। अर्जुनलाल सेठी 1880 से 1941 और केसरी सिंह बारहट 1872 से 1950। ये सही नहीं है। केसरी सिंह बारहट का जो समय है 1872 से 1941 तक रहा। 1941 तक। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह बारहट। क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह की मृत्यु कब हुई? 1941 में। प्रताप सिंह बारहट का जन्म कब हुआ? 1893 में। प्रताप सिंह बारहट को किसने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है? चार्ल्स क्लीवलैंड ने। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में। चौधरी यासीन खान कहाँ के निवासी थे? गुड़गांव के निवासी थे। अलवर किसानों ने कौन सी फसल का लगान देना बंद कर दिया था? खरीफ की फसल का। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में किस एक मुस्लिम सदस्य को सम्मिलित कर लिया था? खान बहादुर काजी अजीउद्दीन बिलग्रामी को। खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को राज्य काउंसिल में शामिल कर लिया था एक मुस्लिम सदस्य के रूप में। बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन कब किया गया? 1937 में। अलवर में सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने कब आंदोलन शुरू किया?
1921 में। अलवर में सूरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने आंदोलन शुरू किया 1921 में। 14 मई 1925 को अलवर के निमुचना गांव में कितने किसान एकत्रित हुए? 800 किसान एकत्रित हुए। निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स किसने बताया? महात्मा गांधी ने। डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा किस आंदोलन को दी गई? निमुचना आंदोलन को। बूंदी राज्य के किसानों पर लगभग कितने प्रकार की लागें लगी हुई थी? 25 प्रकार की। बूंदी पर कितनी लागें लगी हुई थी? 25 प्रकार की। अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के किस क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था? बरड़ आंदोलन जिसको हम बोलते हैं, ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? बिजोलिया की सीमा से जुड़ा और बूंदी राज्य में। बूंदी आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में था? जो राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे, नैनूराम के हाथों में। बूंदी आंदोलन नैनूराम। 2 अप्रैल 1923 को किस गांव में नानकजी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए? 2 अप्रैल 1923 को किस गांव में नानकजी भील और देवीलाल गुर्जर है वो शहीद हुए? डाबी गांव में। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित किस मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन रखा गया? हुंडेश्वर महादेव मंदिर में। हुंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? हिंडोली में। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में कहाँ पर स्थित थे? शेखावटी व तोरावटी में, सांबर व सीकर में और खेतड़ी में। इन सभी स्थानों पर ये किसान आंदोलन के केंद्र थे। जयपुर राज्य के किसानों ने आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से किया? जयपुर राज्य के किसानों ने आंदोलन का श्री गणेश सीकर से किया। 1922 में सीकर में भूमि कर 25% से 50% की वृद्धि किसने कर दी थी? राव राजा कल्याण सिंह ने। निम्न में से किन के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला? रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 से। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन थे। मेवाड़ राज्य के दीवान प्रकाश चंद्र चटर्जी। मेवाड़ राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल। मेवाड़ राज्य के सचिव रॉबर्ट हॉलैंड नहीं थे। एजीजी हॉलैंड के द्वारा किसानों की कितनी लागें समाप्त कर दी गई? 35 लागें। एजीजी हॉलैंड के द्वारा किसानों की 35 लागें हैं वो समाप्त कर दी गई। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? ये 1941 में समाप्त हुआ। 44 वर्ष तक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन और 3 चरणों में यह चला था। निम्न में से 1941 ईस्वी में मेवाड़ के राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता। मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता थे। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रामनारायण चौधरी के द्वारा। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921 में। बेंगू किसान 1921 ईस्वी में मेनाल के किस स्थान पर एकत्रित हुए? बेंगू के जो किसान है वो 1921 ईस्वी में मेनाल के किस स्थान पर एकत्रित हुए? भैरूकुंड नामक स्थान पर। किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में कब शहीद हुए? 1923 में। रूपाजी और कृपाजी कब शहीद हुए? 1923 में। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ जिसे कहा जाता है बोल्शेविक समझौता। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ वह बोल्शेविक समझौता कहलाता है। बोल्शेविक समझौता कब हुआ? 1922 में। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री कौन थे? रामनारायण चौधरी। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ की कितने प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी? 95%। भरतपुर राज्य में कौन सी प्रमुख जातियां समान हैसियत रखती थी? ब्राह्मण व जाट, गुर्जर व अहीर, मेव व कम्बोवेश, उपरोक्त सभी। भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1931 में। भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1931 में। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर में कितने किसान एकत्रित हुए? 500। तो भोजी लंबरदार का संबंध कहां से है? भरतपुर से है। भोजी लंबरदार को कब गिरफ्तार कर लिया गया? नवंबर 1931 में। अलवर भरतपुर क्षेत्र में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की? मोहम्मद हादी ने। अलवर भरतपुर क्षेत्र में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना मोहम्मद हादी के द्वारा की गई। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कब की गई? 1932 में। अलवर भरतपुर क्षेत्र में।
1916 में बिजोलिया किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की? मुन्ना लाल की अध्यक्षता में। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मुन्ना लाल की अध्यक्षता में। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस व्यक्ति ने संदेश वाहक का कार्य किया? तुलसी भील ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस व्यक्ति ने संदेश वाहक का कार्य किया? तुलसी भील ने। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कब हो गए थे? 1921 में। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? बीकानेर रियासत के अंदर कुंभाराम आर्य ने। बीकानेर में 1937 में कहां के किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी? उद्रासर के किसानों ने। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से किसे 9 अक्टूबर 1934 को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं? जयपुर महाराजा के द्वारा। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से किसे 9 अक्टूबर 1934 को मांग पत्र प्रेषित किया गया कि प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराया जाए? तो जयपुर के महाराजा को यह प्रार्थना पत्र दिया गया। गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था निम्न में से किसने की थी? ये राजस्व मंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1938 में। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने किस गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया? लोक परिषद, ये मारवाड़ लोक परिषद है, इनके कार्यकर्ताओं ने किस गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया? चंद्रावल गांव में। कौन से गांव में? चंद्रावल गांव में। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से कितने गांव जागीरदारी क्षेत्र में स्थित थे? 1393 गांव। बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में कितनी लागें विद्यमान थी? बीकानेर में 37 लागें विद्यमान थी। डाबरा कांड की घटना कब घटित हुई? डाबरा कांड की घटना 13 मार्च 1947 को। प्रजा परिषद सभा के संघर्ष के दौरान रायसी नगर में हुई पुलिस फायरिंग के दौरान कौन शहीद हो गया था? बिरबल सिंह। रायसी नगर में बिरबल सिंह शहीद हो गया था। दूध व खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह ने। किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कुंभाराम आर्य के द्वारा। किसान यूनियन क्यों पुस्तक कुंभाराम आर्य के द्वारा लिखी गई। किसान नेता हनुमान सिंह पहले महाराजा शार्दुल सिंह से कहां पर मिले? भादरा में। हनुमान सिंह को महाराजा ने शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन किस क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया? गंगानगर क्षेत्र में। किस आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी? सीकर किसान आंदोलन की। सीकर के राजा ने किसके नाम पर बिघा भूमि पर 2 आना टैक्स में वृद्धि कर दी? इजाफा के नाम पर। जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? 1925 में। 1932 में किस पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ, जिसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया? बसंत पंचमी पर। सितंबर 1933 में देश राज ने किस स्थान पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करवाने का निर्णय लिया गया? पलथाना में। जाट सभा के सचिव कौन थे, जिन्हें राव राजा के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? जाट सभा के सचिव चंद्रभान थे। ठाकुर मान सिंह कहाँ के थे, जिन्होंने सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था? ठाकुर मान सिंह ने सोतिया का बास नामक जो गांव है, वहां की किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। ये ठाकुर मान सिंह था सीहोट का। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? दापी दादी थी। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज में कौन शहीद हुए? डाबी गांव में लाठीचार्ज में कौन शहीद हुए? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। 1906 में किस जागीरदार ने तलवार बंधाई कर लगा दिया था? पृथ्वी सिंह ने। 1906 में किस जागीरदार ने तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के आरंभिक नेतृत्वकर्ता कौन थे? साधु सीताराम दास। राव स्वाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से कितनी प्रकार की लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की। किसान आंदोलन में भाग लेने वाली दापी दादी का संबंध है कुंदन गांव से।
किसान चैतराम, टीकूराम, तुलसाराम, आसाराम किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? सीकर किसान आंदोलन में। 25 अप्रैल 1934 को, कब? 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में महिला सम्मेलन हुआ? श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में। ट्रेंच आयोग का संबंध, ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच आयोग बेंगू किसान आंदोलन। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व में स्थानीय लोगों के पास आ गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन से चरण में स्थानीय लोगों के पास आ गया था? प्रथम चरण में। 1897 से 1915 तक प्रथम चरण कब रहा है? 1897 से 1915 तक प्रथम चरण रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा चरण है वो 1915 से प्रारंभ होकर के 1923 तक रहा है। 1915 से प्रारंभ होकर के 1923 तक। तीसरा जो चरण है ये 1923 से 1941 तक रहा है। तो आप टोटल करोगे तो ये सबसे लंबा चलने वाला यानी 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? धाकड़ जाति का। बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान 1897 में किस स्थान पर मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव में। बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण प्रभाव काल था? तृतीय चरण। कौन सा चरण है वो प्रभाव काल माना जाता है? तीसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण कब समाप्त हुआ? 1941 में। बिजोलिया आंदोलन का कौन सा काल अत्यंत महत्वपूर्ण था? 1915 से 1923। दूसरा चरण, सेकंड चरण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 भागों में प्रथम भाग का चरण था 1897 से 1915। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख परिणाम था जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आना। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख परिणाम यह था कि किसानों की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया गया और किसानों को उनकी जमीनें हैं वो वापस दी गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें आपको बताना है कौन से सही है। तो सभी कथन है वो सही है। देखते हैं। बिजोलिया के किसानों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। सही है। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। सही है। बिजोलिया के किसान अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। किसान जाति के रूप में संगठित थे। पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। सभी कथन सही है। निम्न में से बिजोलिया जागीर की मुख्य भौगोलिक बनावट की एक विशेषता थी। आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्य में पलायन कर सकते थे। आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्य में पलायन है वो कर सकते थे। ये बिजोलिया की एक मुख्य भौगोलिक विशेषता थी। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य की किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी या ए श्रेणी का। चंवरी कर नाम से हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर कितने रुपए ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे? 13 रुपए। ये भी अलग अलग, कहीं 5 रुपए भी दिया हुआ है। 13 रुपए आपकी कक्षा 9 के हिसाब से 13 रुपए है। राव कृष्ण सिंह का देहांत कब हुआ? 1906 में। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया का स्वामी कौन बना? पृथ्वी सिंह। तो पहले कृष्ण सिंह था और बाद में पृथ्वी सिंह। किसान नेता साधु सीताराम दास को स्थानीय शासकों के द्वारा कहां से सेवा मुक्त कर दिया गया? पुस्तकालय के पद से। राव पृथ्वी सिंह का देहांत कब हुआ? 1914 में। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह। बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। ऊपरमाल क्षेत्र के निवासी विजय सिंह पथिक को क्या कह करके संबोधित करते थे? ऊपरमाल क्षेत्र के जो निवासी है वो विजय सिंह पथिक को क्या कह करके संबोधित करते थे? महात्मा जी। किस दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बज गया? हरियावली अमावस्या 1917 को। गोविंद निवास गांव के किसने ठिकानों में बेगार करने से इनकार कर दिया था? नारायण जी पटेल ने। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक जी को मुंबई किसने आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने अपने किस निजी सचिव को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? महादेव देसाई को। किस सदी का विद्रोह सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ? 19वीं सदी का। बांसवाड़ा राज्य में किन गांव के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे? चिलकारी और शेरगढ़ के भील। देवपाल के भील का संबंध निम्न में से किससे है? डूंगरपुर से। खेरवाड़ा का क्षेत्र किस जिले के पास स्थित है? उदयपुर के पास। किस राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा?
बांसवाड़ा राज्य ने पेशिना का संबंध निम्न में से किससे है? गुजरात। पोशीना या पेशिना का संबंध गुजरात से है। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कितनी छावनियों की स्थापना की गई थी? 2। मेवाड़ के भील क्षेत्र में खेरवाड़ा और कोटड़ा में। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर किसके गठन की स्वीकृति प्रदान की गई? मेवाड़ भील कोर की। मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति अप्रैल 1841 में दी गई। किसने? गवर्नर जनरल के द्वारा अपनी सलाहकार परिषद की सलाह से। गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों में उदयपुर राज्य के खिलाफ कब विद्रोह कर दिया था? जनवरी 1826 में। जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों से उनके कौन से अधिकार छीन लिए थे? जेम्स टोड ने राज्य की आय और राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास से भीलों पर जो कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों के अधिकार छीन लिए थे। एक तो है रखवाली कर, चौकीदारी कर है वो अधिकार उनसे छीन लिया था। बोलाई कर, सुरक्षा कर है वो भी उनसे छीन लिया था। उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन किसने अपने हाथों में ले लिया था? जेम्स टोड ने। उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया था। मेरों से गठित मेरवाड़ बटालियन की स्थापना कब की गई? मेरों से गठित मेरवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 में की गई। अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट ने झांग व अन्य गांव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के बिंदु माने जाते थे साथ कब समझौता किया? 1818 में। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को अपने संबंध मजबूत किए? चित्तर विचित्र मेला के संबंध, चित्तर विचित्र मेला के द्वारा। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया? उदयपुर के बाद किस क्षेत्र को? सिरोही क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया और मासिक भत्ता भी दिया गया? उदयपुर रियासत के द्वारा। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थित था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पर था? खेरवाड़ा में। मेवाड़ भील कोर जिसकी स्थापना 1941 में हुई, खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय था। भीलों में ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे भोगीलाल पंड्या। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? मातृकुंडिया से। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। बागड़ के गांधी डूंगरपुर। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मावजी ने। लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? मावजी के द्वारा। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। 1818 ईस्वी के पश्चात कौन से नियंत्रण ने भीलों को विद्रोह के लिए बाध्य किया? अर्थ शांति नियंत्रण और अर्थ औपनिवेशिक नियंत्रण ने। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम निम्न में से किन जातियों ने किया? सामंतवाद और जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है इसका विरोध सर्वप्रथम किन जातियों ने किया? मेर, मीणा और भील जाति ने। मेर, मीणा और भील जाति के द्वारा इनका प्रतिरोध है वो किया गया। मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पर स्थित है? खेरवाड़ा में। 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा गया? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। ऊपरमाल का क्षेत्र स्थित है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के तक का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल कहलाता है। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल कहलाता है। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को किसके नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी जिन्होंने गाडोली व लोहारी गांवों पर आक्रमण किया था? चंद सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चंद सिंह के नेतृत्व में। 1921 में निम्न में से किन रेजिडेंट्स को समाप्त कर दिया गया? 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरंडपुरा रेजिमेंट को। 42वीं और 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरंडपुरा रेजिमेंट को 1921 में समाप्त कर दिया गया। 1855 ईस्वी में नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय किसे बनाया गया? देवली। 1851 में महाराणा मेवाड़ ने जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया? मेहता रघुनाथ सिंह को। 1851 में महाराणा मेवाड़ ने जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया? मेहता रघुनाथ सिंह को। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? 11 फरवरी 1922 को। वैसे सही डेट इसकी 12 फरवरी है। 12 फरवरी 1922 को। जो 5 फरवरी को चोरी चोरा नामक घटना होती है
असहयोग आंदोलन के दौरान उस समय 12 फरवरी को इसको है वो वापस ले लिया जाता है। मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 19 अगस्त 1921 में। 19 अगस्त 1921 में। चित्तर विचित्र मेले का आयोजन किस स्थान पर होता था? शामलिया में। चित्तर विचित्र मेले का आयोजन शामलिया में होता था। मोतीलाल तेजावत किस जाति से संबंधित थे? ओसवाल बनिया। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के अंतर्गत किस गांव के निवासी थे? कोलियारी गांव के। झाडोल तहसील में कोलियारी गांव के निवासी थे। अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कब किया? 17 नवंबर 1913 को। अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को आक्रमण किया। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भीलकौर की कंपनियां जो मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। ये दो कंपनियां थी। 104 वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी। ये मानगढ़ धाम में जो भीलों का जमावड़ा था उसको कुचलने के लिए पहुंची। गोविंदगिरी मानगढ़ पहाड़ी पर कब पहुंचे? अक्टूबर 1913 में। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात में किन राज्यों में भीलों में कार्य किया? सूंत और ईडर में। साधु राजगिरी का संबंध किन अखाड़ों से है? कोटा और बूंदी से। गोविंदगिरी किसके शिष्य बन गए थे? साधु राजगिरी के। गोविंदगिरी के जो गुरु थे वो कौन थे? साधु राजगिरी। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? बंजारा जाति से। गोविंदगिरी डूंगरपुर जिले के किस गांव के निवासी थे? बेडसा गांव के। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य में गोविंदगिरी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भील आंदोलन किस सदी में आरंभ हुआ? 20वीं सदी में। ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी। ऋषभदेव मंदिर जिसे हम ऋषभदेव कहते हैं के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से किसने वार्ता की? महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने बात की। ऋषभदेव का संबंध किससे है? मंदिर से। ऋषभदेव का संबंध मंदिर से है। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम बदला गया। और कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में किया गया। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया? बिरबल दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किस वर्ष किया गया? मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में किया गया। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से है। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से। 16 नवंबर 1930 को किस रियासत में जवाहर दिवस मनाया गया? जैसलमेर प्रजामंडल में। गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? सिरोही की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पंड्या के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1945 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938। करौली 1938। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई। भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में कब विलीन कर दिया गया? 18 मार्च 1948 को। वायसराय वेवेल, लॉर्ड वेवेल और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर कब आए? 14 जनवरी 1947 को। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और कहाँ पर हुई? है रेवाड़ी में। भरतपुर के तत्कालीन महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी को। अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ? मार्च 1948 में। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर किसे गद्दी पर बिठा दिया था? 1933 में ब्रिटिश सरकार ने
अलवर के महाराजा थे जय सिंह, इनको गद्दी से उतार कर किसे गद्दी पर बिठाया? तेज सिंह को। 1942 में हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच कौन सा समझौता हुआ 1942 में? युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी, प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ये सभी समझौता होता है हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942। 1931 में किसने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। किसके द्वारा की गई? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की? 1927 में। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज के द्वारा 1927 में। राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी कब लगा दी गई? 1936 में। 1931 में किसकी अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई? कांतिलाल। 1940 में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? रामतलाई क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रामतलाई क्षेत्र में। कोटा राज्य प्रजामंडल अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष किसे बनाया गया? कोटा राज्य प्रजामंडल अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष किसे बनाया गया? सेठ मोतीलाल को। किसे बनाया गया? सेठ मोतीलाल को। पंडित अभिन हरि कहाँ के रहने वाले थे? मंगरोल के। पंडित अभिन हरि कहाँ के रहने वाले थे? मंगरोल के। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग कब से प्रारंभ माना गया? 1918। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग कब से माना गया? 1918 से। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? के.एम. मुंशी ने। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसके 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के नियंत्रण पर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसे सौंपा गया? मोहनलाल सुखाड़िया को। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना का संबंध किससे है? मेवाड़ से। किस प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में आचार्य जे.बी. कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आई और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के दौरान। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के दौरान। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कब? अप्रैल 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो मीठालाल व्यास के द्वारा की गई। सागरमल गोपा को कब जेल में जलाकर मार दिया गया? 4 अप्रैल 1946 को। माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन कब किया गया? 1932 में। पहला समाचार पत्र विजय कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। पहला समाचार पत्र विजय कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के किस प्रतिनिधि ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया? के.एम. पणिक्कर ने। के.एम. पणिक्कर ने। बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कब भेजे? अप्रैल 1947 में। 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर निम्न में से किन संस्थाओं का गठन किया गया? बीकानेर एक्ट पास किया गया 1947 में और कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया, गठन किया गया। एक तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया, राज्यसभा का और धारा सभा का निर्माण किया गया। गंगा सिंह की मृत्यु के बाद कौन वहां का राजा बना? शार्दुल सिंह। गंगा सिंह के बाद में शार्दुल सिंह। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु कब हुई? 1943 में। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु 1943 में हुई। राजा के आतंक के कारण मक्काराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ जाकर की? देखो, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। कहाँ के रहने वाले थे? चूरू के थे।
जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? 1944 में। जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना 1944 में की गई। तुलसीदास राठी को कौन सा डिटेक्टर बनाया गया? 8वां डिटेक्टर बनाया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को कौन सा डिटेक्टर बनाया गया? 7वां। आंदोलन के छठे डिटेक्टर फूलचंद बाफना को कब गिरफ्तार किया गया? 18 अगस्त 1942 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर कब आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया? जनवरी 1938 में। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर कब आए थे? जनवरी 1938 में। राजस्थान जन आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? जोधपुर से। राजस्थान में जन जागृति का जो आंदोलन है वो कहां से प्रारंभ हुआ? जोधपुर से। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1936 में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई और कहाँ पर? मुंबई में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से कितने वर्ष बाद में की? बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से कितने वर्ष बाद की? 6 वर्ष बाद। यानी कोटा प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में होती है। इसके 6 वर्ष बाद यानी 1944 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। जयपुर प्रजामंडल ने राजनीति में प्रवेश कब किया? 1938 में। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कहाँ की गई? सबसे पहले कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद 1920 सही है। सिरोही लोक परिषद 1921 ये सही नहीं है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण किन पर केंद्रित था? सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण है वो किन पर केंद्रित था? सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण माना जाता है 1927 से पूर्व। 1927 से पूर्व। स्वतंत्रता संघर्ष 1927 से 1938 ईस्वी तक कौन सा चरण माना जाता है? दूसरा चरण। 1927 से 1938 दूसरा चरण। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? 3 चरणों में। महाराजा गंगा सिंह ने किनको अपने राज्य में नौकरी से हटा दिया था? क्योंकि वे सब देसी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा करवाया था। तो ये व्यक्ति थे जिन्हें महाराजा गंगा सिंह ने अपने जो राज्य में नौकरी कर रहे थे उनको हटा दिया था। ये थे शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा। किसे जर्मनी से शांति वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया? महाराजा गंगा सिंह को। बीकानेर के किस महाराजा को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया? महाराजा गंगा सिंह को। अजमेर में किसके नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया? अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में। अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता, दूसरे राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मौलाना शौकत अली के द्वारा। अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 मार्च 1921 को। अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन 15 मार्च 1921 को किया गया। 1921 में बीकानेर में किसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया? 1921 में किसने बीकानेर में, कहां पर? बीकानेर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया? मुक्ता प्रसाद वकील व अन्य लोगों ने। मुक्ता प्रसाद वकील व अन्य लोगों ने। निम्न में से किसने 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए तथा 11,000 मुस्लिम लीग को दिए? किसने 1 लाख रुपए तो तिलक स्वराज कोष में दिए और 11,000 मुस्लिम लीग को दिए? ये थे भामा साहेब जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। राय बहादुर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? जमनालाल बजाज ने। जोधपुर का एक सत्याग्रही कौन था जिसने तिरंगा झंडा लेकर और महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखकर पूरे शहर में घुमाया? भंवरलाल सराफ। जोधपुर के सत्याग्रही थे भंवरलाल सराफ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया 1921 में। वैसे इसका सही उत्तर 1 अगस्त 1920 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में कब चला गया? 1920 में। मार्च 1924 में तृणमूल राजस्थान
में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किसे गिरफ्तार कर लिया गया? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को। राजस्थान सेवा संघ ने निम्न में से किन आंदोलनों का मार्गदर्शन किया? तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर भील आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान सेवा संघ निम्न में से कहाँ शाखाएं खोली? जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा और बूंदी। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य था जनता की समस्याओं का निवारण करना, जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्न में से किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा? विजय सिंह पथिक का, रामनारायण चौधरी का, हरि भाई किंकर का। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और इनका सर्वाधिक इनमें योगदान रहा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में वर्धा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में नरसिंह चितामणि केलकर के नहीं पहुंचने पर किसे सभापति चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वहां पर अध्यक्ष किसे बनाया जाना था? नरसिंह चितामणि केलकर को, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचे तो सभापति किसे चुना गया? गणेश नारायण सोमानी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे लेकिन किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए? नरसिंह चितामणि केलकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको याद कर ले। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कब और कहां हुआ? दिसंबर 1920 में। चौथा अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। 1920 में तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में कहां पर आयोजित किया गया? 1920 में तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। तीसरा अधिवेशन अजमेर में। मार्च 1920 में इसका राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में कहां पर संपन्न हुआ? अमृतसर में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना में किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसमें देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी का, स्वामी नरसिंह देव का, विजय सिंह पथिक का, गिरधर शर्मा का, जमनालाल बजाज और चांदकर्ण शारदा, इन सभी का इसमें योगदान रहा। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक पर स्थित कहाँ की गई? मारवाड़ी पुस्तकालय में। दिल्ली के चांदनी चौक पर इसकी स्थापना की गई। कहाँ? मारवाड़ी पुस्तकालय में। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1918 में। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन 1918 में हुआ। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन, जो चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का, इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर से कौन राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे? अजमेर से कौन राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे? तो ये अजमेर से जाने वाले थे गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा। इलाहाबाद अधिवेशन जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, इस अधिवेशन में अजमेर से जो लोग पहुंचे वो थे गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ? 1888 के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया? 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किसकी है? केसरी सिंह बारहट की। चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारहट की। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस महाराणा को आमंत्रित किया गया? महाराणा फतेह सिंह को। राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र, और ये किस में छपता था? अंग्रेजी में। और साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1885 के अंदर। कब शुरू हुआ? 1885 में। सज्जन कृति सुधाकर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? उदयपुर से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में निम्न में से किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। निम्न में से वे रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, धौलपुर और जैसलमेर। वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, धौलपुर और जैसलमेर। भारत की रियासतों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया। इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और ये 5 जुलाई 1947 में इसका गठन किया गया। एकीकरण का द्वितीय
एकीकरण का द्वितीय चरण प्रथम चरण के कितने समय के बाद हुआ? 7 दिन बाद। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान स्थित है हातल में। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान कहाँ पर है? हातल में। सिरोही में ही है। किन रियासतों को मिलाकर 18 मार्च 1948 को 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। भरत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए? हीरालाल शास्त्री को। 30 मार्च 1949 को भरत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सरदार पटेल के द्वारा। खनिज कस्टम एवं एक्साइज विभाग कहाँ रखने का निर्णय लिया गया? उदयपुर में। खनिज कस्टम एवं एक्साइज विभाग कहाँ रखने का निर्णय लिया? उदयपुर में। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए, किसके लिए? राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई। इसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति ने किसे राजधानी बनाने की सिफारिश की? जयपुर को। यानी जयपुर जो राजधानी बनाई गई है वो किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई है? पी सत्यनारायण राव समिति के। निम्न में से कौन सी रियासत थार के विशाल रेगिस्तान का अंग नहीं थी? तो ये कोटा नहीं थी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर है। निम्न में से कौन सी रियासतों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई है? बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। निम्न में से कौन सी रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व रख सकती थी? तो ये 4 रियासतें थी जो अपना पृथक अस्तित्व है वो रख सकती थी। ये है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, उदयपुर। इनकी शर्त क्या थी? इनकी 10 लाख तो जनसंख्या होनी चाहिए। अगर आपको पृथक अस्तित्व बनाए रखना है तो 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए इनकी वार्षिक इनकम है वो होनी चाहिए। तो ये 4 रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर, जो इन शर्तों को पूरा करती थी। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल कितने समय तक रहा? 11 माह तक। पंडित नेहरू ने किसे सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लेवें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लेवें? माणिक्यलाल वर्मा को। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु कहाँ पहुंचे? उदयपुर में। कहाँ पहुंचे? उदयपुर में। महारावल चंद्रवीर सिंह का संबंध कहां से था? बांसवाड़ा से। किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं? महारावल चंद्रवीर सिंह ने। रियासती विभाग ने कब राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया? 3 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। मत्स्य संघ राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के किस मंत्री द्वारा किया गया? एन.बी. गाडगिल के द्वारा। एन.बी. गाडगिल के द्वारा। जयपुर में महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से किसने अपने प्रदेश और शासकों अनेक प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया? सर वीटी कृष्णामाचारी ने। समस्त रियासतों को चेतावनी देते हुए किसने कहा कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की योजना नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी? ये चेतावनी समस्त राजाओं को किसने दी? महाराणा भूपाल सिंह ने। के.एम. मुंशी की सलाह पर महाराणा भूपाल सिंह ने दूसरे सम्मेलन के लिए राजाओं को उदयपुर में कब आमंत्रित किया दूसरा सम्मेलन करने के लिए? 23 मई 1947 को। 23 मई 1947 को। महाराणा भूपाल सिंह ने किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा भूपाल सिंह ने किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी को। महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं का सम्मेलन कब बुलाया? 25-26 जून 1946 को। राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का सम्मेलन बुलाया गया महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा 25-26 जून 1946 को। राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किसने राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया? क्या बनाना था? राजस्थान यूनियन बनाना था। इस उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया उदयपुर में। किसके द्वारा? महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। एकीकरण के समय कितनी रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए व जनसंख्या 10 लाख थी? 4 रियासतों की, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च। भरतपुर धौलपुर अंतिम विलयों का प्रश्न किस आयोग ने सुझाया? शंकर देव समिति ने। भरतपुर धौलपुर के अंतिम विलय का जो प्रश्न है वो किस आयोग ने सुझाया? शंकर देव राय समिति ने। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही
क्रम कौन सा है, तो यही क्रम है इनका, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। कितने सोपानों में सिरोही राजस्थान में मिला, 2 सोपानों के अंदर मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को, कब, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है वो किसको सौंपा, मुंबई को सौंपा। मत्स्य संघ के निर्माण के समय निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, सही है। मत्स्य संघ का नामकरण के मुंशी के द्वारा किया गया, सही है। मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख करौली के महाराजा थे, नहीं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, बिल्कुल सही है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में किया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो लोहागढ़ दुर्ग में किया गया। राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों व उनके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। षष्ठ चरण 26 जनवरी 1950, प्रथम चरण 18 मार्च, ये 15 मई 1949 को। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर का मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। मत्स्य संघ 18 अप्रैल 1948 का राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयभान सिंह को। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। भरतपुर में कृषि विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग स्थापित। जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट, बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग और उदयपुर के अंदर खनिज विभाग स्थापित। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। ये 2 क्षेत्र थे, आबू रोड देलवाड़ा व अजमेर। आबू रोड देलवाड़ा व अजमेर को 1956 में मिला करके और ये एकीकरण पूरा किया गया। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा गया, जैसलमेर को। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, 184 लाख रुपए, 184 लाख रुपए। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, 5 जुलाई 1947 को। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर आबू राजस्थान में मिलाया गया, फजल अली समिति। फजल अली समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कर कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। इनको मिलाना है, इनकी तिथि है वो मिलानी है। तो मत्स्य संघ की स्थापना है वो 18 अप्रैल 1948। राजस्थान संघ, मत्स्य संघ के बाद में राजस्थान संघ है वो 25 मार्च 1948, 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को, या पूर्व राजस्थान भी इसको कह सकते हैं। संयुक्त राजस्थान की तिथि है 18 अप्रैल 1949, 18 अप्रैल 1949। बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को, बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गए, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, हनुमंत सिंह। जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ उसमें जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, हनुमंत सिंह। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें और ठिकाने थे 19 और 3। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर नहीं थी, सायपुरा। राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह का जन्म कब हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह का जन्म कब हुआ, 6 जुलाई 1933 को, 6 जुलाई 1933 को लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह का जन्म हुआ। कर्नल उदय सिंह भाटी को रक्षार्थ हेतु दिया गया क्षेत्र चालुंका से तारकोट की ऊंचाई लगभग कितनी थी, 18,000 फीट थी। 18,000 फीट इस क्षेत्र की ऊंचाई थी। कर्नल उदय सिंह भाटी जोधपुर के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, शेरगढ़ से। जोधपुर के शेरगढ़ से संबंध रखते थे। कर्नल उदय सिंह भाटी को महावीर चक्र से कब सम्मानित किया गया, 26 जनवरी 1972 को। कर्नल उदय सिंह भाटी को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। निम्न में से किसे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को महावीर चक्र प्रदान किया गया, किसके द्वारा,
राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह राजावत किस रेजिमेंट में तैनात थे? 18वीं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म कब हुआ? 2 नवंबर 1923 को। शहीद सैनिक ढोलक सिंह भारत की सेना की 6 राजपूत राइफल्स में कब सम्मिलित हुए? 1944 में। शहीद सैनिक ढोलक सिंह का जन्म कब हुआ? 1 दिसंबर 1923 को। शहीद सैनिक ढोलक सिंह का जन्म जोधपुर जिले के किस स्थान पर हुआ? सेखला जूनावास में। ढोलक सिंह का जन्म जोधपुर जिले के सेखला जूनावास में हुआ। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का संबंध किस जिले से है? सूबेदार चुनाराम फागड़िया का संबंध सीकर से है। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म कब हुआ? 1923 में। राजस्थान का दूसरा स्वच्छ अलंकरण महावीर चक्कर पहले किसे दिया गया? दूसरा है ये सूबेदार चुनाराम फागड़िया को। सूबेदार चुनाराम फागड़िया को जो सीकर के थे। किसके नेतृत्व में 1962 में 13वीं कुमायूनी बटालियन की कंपनी रजांग ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला किया गया? किसके नेतृत्व में? मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। चीन ने भारत पर हमला कब किया? 1961-62 में। मेजर शैतान सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर जिले से। मेजर शैतान सिंह का जन्म कब हुआ? 1 दिसंबर 1924 में। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 में हुआ। मेजर पीरू सिंह शेखावत कब शहीद हुए? मेजर पीरू सिंह शेखावत कब शहीद हुए? 18 जुलाई 1948 को। 18 जुलाई 1948 को। मेजर पीरू सिंह शेखावत राजपुताना राइफल्स में कब भर्ती हुए? 1936 में। मेजर पीरू सिंह शेखावत राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? झुंझुनू जिले से। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म रामपुर बेरिया गांव में कब हुआ? 20 मई 1918 को। 20 मई 1918 को। वीर सेनानी पीरू सिंह शेखावत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? वीर सेनानी पीरू सिंह शेखावत राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। शहीद मेजर शैतान सिंह को कब परमवीर चक्र से नवाजा गया? 1963 में। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को कब परमवीर चक्र से नवाजा गया? मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में। दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाला अलंकरण है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण कोर्स है परमवीर चक्र। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कर राजस्थान के किस क्षेत्र के भील और ग्रासियों को एकत्रित किया? दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र के। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड निम्न में से किन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? इस बम कांड में प्रताप सिंह बारहट की और जोरावर सिंह बारहट की। राजस्थान की सूरवीरता को रेखांकित करते हुए किसने अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की लिखा? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये सूरवीरता को रेखांकित करने के लिए प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। उपरोक्त कथन किसका है? जेम्स टोड का। यह कथन किसका है? जेम्स टोड का। किस प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार ने कहा कि राजस्थान में कोई ऐसा छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर न मिले जिसमें लियोनीदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने कही। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के किस एयरबेस पर दी गई? सुरतगढ़ में दी गई। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वीर चक्र से अभिनंदन को सम्मानित किया गया। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला कब किया? 26 फरवरी 2019 को। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर भारत ने हमला किया। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। जीत राम धौलपुर ये संबंधित नहीं है। हेमराज मीणा कोटा के, रोहितास लांबा जयपुर के, नारायण लाल गुर्जर राजमंद के। पुलवामा हमले में राजस्थान के निम्न में से कौन शहीद शामिल है? हेमराज मीणा, रोहितास लांबा, जीतराम, नारायण लाल गुर्जर। पुलवामा जम्मू कश्मीर में यह घटना कब घटित हुई? 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा की घटना कब घटित हुई? 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पुलवामा जिला कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के किस स्थान पर हुआ? बड़नगर में। कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। किस स्थान पर? बड़नगर में। कवि प्रदीप का जन्म कब हुआ? 6 फरवरी 1915 को। 6 फरवरी 1915। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? रामचंद्र नारायण द्विवेदी।
रामचंद्र नारायण द्विवेदी, ये कवि प्रदीप का मूल नाम है। शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित निम्न में से कौन सा सही विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000 में, लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा से, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1980। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही विकल्प है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सभी सही सुमेलित है। ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़, ये बीकानेर के थे 1964। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के। सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर के, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर के। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के। ब्रिगेडियर बाघ सिंह बीकानेर के थे। 1995 में चित्तौड़गढ़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। निम्न में से किन्हें कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया? कैप्टन करणी सिंह राठौड़ को, मेजर सुख सिंह शेखावत को, हवलदार अमर सिंह राठौड़ को। इनको कीर्ति चक्र है वो दिया गया, प्रदान किया गया। बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को कीर्ति चक्र से कब अलंकृत किया गया? 2006 में। भारत में कीर्ति चक्र सम्मान लगभग कितने लोगों को प्राप्त हो चुका है? 458 लोगों को। भारत में अशोक चक्र सम्मान लगभग कितने लोगों को प्राप्त हो चुका है? 83 लोगों को। कीर्ति चक्र 458 को और अशोक चक्र है वो कितने लोगों को प्राप्त हो चुका है? 83 लोगों को। सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया? 1965 में। कब सम्मानित किया गया? 1965 में सम्मानित किया गया। किससे? अशोक चक्र से। किसको? कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को। सीकर के है ये। झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने किस से अलंकृत किया? अशोक चक्र से। निम्न में से किन्हें अशोक चक्र विजेता से सम्मानित किया गया? हवलदार शंभू सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में। सभी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। टोटल ये पुरस्कार 83 अब तक दिए जा चुके हैं। नायक दिगेंद्र कुमार पारसवाल की बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से कब सम्मानित किया? 15 अगस्त 1999 को। 15 अगस्त 1999 को नायक दिगेंद्र कुमार पारसवाल के पिता थे शिवदान। नायक दिगेंद्र कुमार पारसवान का संबंध सीकर जिले के किस गांव से है? झालरा गांव से। नायक दिगेंद्र कुमार पारसवाल का जन्म कब हुआ? 3 जुलाई 1969 को। 3 जुलाई 1969 को। नायक सुगन सिंह किस जिले के निवासी थे? नागौर के। सुगन सिंह नागौर के थे। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र से कब सम्मानित किया गया? 1972 में। चंदन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया 1972 में। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह किस सेना से संबंधित अधिकारी थे? वायुसेना से। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1971 में। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह का जन्म 6 दिसंबर 1971 में हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के। कर्नल हरनूत सिंह का निधन कब हुआ? अप्रैल 2015 में। कर्नल हरनूत सिंह का निधन अप्रैल 2015 में हुआ। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसे फखर-ए-हिंद से नवाजा? पाकिस्तान ने किसे फखर-ए-हिंद से नवाजा? लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह को। लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह को। लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर, जसोल बाड़मेर। हमने रिवीजन की दृष्टि से 510 क्वेश्चन है वो राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक है, नवीनतम पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक में से ये हमने क्वेश्चन पढ़े। सभी क्वेश्चन है वो बनने वाले इस किताब में से। सभी साथी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।